इसका मतलब ये है नहीं कि मनोहर लाल को यदि वो कमज़ोर समझते हैं तो उनके लिए ये एक तरह से भूल करने वाली बात होगी। कि करनाल के लोगों का मानना है कि इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। क्यों ने अलविदा भाजपा से कह दिया तो कहीं ना कहीं एक विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं पार्टी के पास कि वो किन मुद्दों पर सरकार की आलोचना करे तो सरकार का हिंसा थे, और आलोचना करे तो किस आधार पे करे, क्योंकि कल तक वो भी उसकी सहभागी थे। बात है कि जेजेपी सरकार के साथ रही है, लेकिन जो जेजेपी से जनता को उम्मीदें थी, जेजेपी उस काम को पूरा नहीं कर पाई। ज़्यादा का जो वोट बैंक है वो निर्धारित है, वो जितना इस वोट बैंक से ऊपर बढ़े तो उनके लिए और भी अधिक बेहतर हो सकता है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी के पांव यहाँ पर पड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि उसने कुछ प्लस में बीजेपी जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज, और नमस्ते भारत न्यूज पर एक स्पेशल परिचर्चा हम करने जा रहे हैं। करनाल में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ पूर्व में डीपीआरओ रहे धर्मवीर सिंह जी मौजूद रहेंगे, और परवीन कारसा जो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, उनसे इस चर्चा पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर करनाल में चुनाव किस तरह से चल रहा है। क्योंकि हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है करनाल। करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं, और वो 9.5 वर्षों तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। क्या उनके मजबूत पक्ष है, क्या उनके विरोध में रहेगा, वो सब हम इस चर्चा में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिव्यांशु बुद्धि राजा इस चुनावी मैदान में है। वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। वहीं मराठा वीरेंद्र वर्मा एनसीपी, आईएनएलडी और सर्वहित पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बीएसपी के कैंडिडेट इंद्रजीत सिंह नवजोत, और साथ ही जो जेजेपी के कैंडिडेट हैं देवेंद्र क्याब्दान, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर इस चुनाव का रुख किस तरफ जा रहा है, क्या क्या इस चुनाव में चल रहा है, वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम मनोहर लाल की बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो किस तरह से इस चुनाव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है उनके मजबूत पक्ष क्या क्या हैं। देखिए, मनोहर लाल जी करीब 9.5 साल तक प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री रहे। स्वाभाविक है, राजनेता हैं, और साझे काम का जो दौर रहा है, साझे काम जो है उनके समय में बहुत हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी या एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात है वो सबके साथ ही होती है, जग जाहिर है। जैसे जो भी पार्टी है, जो या किसी भी पार्टी का नेता है, यदि वो 5 साल या फिर उससे ज़्यादा रह जाता है, स्वाभाविक है कि लोग किसी न किसी विषय को लेकर के उनसे नाराज़ होते रहते हैं। बाकी पक्ष की बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक मेरी जानकारी है उन पर किसी प्रकार का दाग है, लेकिन वो एक अलग बात है कि थोड़ा सा मिलनसार और हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है कि व्यवस्था और जो सिस्टम आने वाला है और बेहतर होता जी। तो सबसे बड़ी बात निकल कर ये आई है कि जो उनका 9.5 वर्षों का कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने ईमानदारी के साथ नौकरी दी है, बिना पर्ची खर्ची के साथ नौकरी दी है। साथ ही जो उनका विरोधी पक्ष है वो ये है कि आम जनता से उनका संवाद नहीं रहा, ज़्यादातर वो लोगों से नहीं मिल पाए। ज़्यादातर लोग उनके जो आसपास के लोग हैं, आसपास का जो दायरा है, उन्हीं से ही लोगों का मिलना जुलना हुआ। खासकर करनाल विधानसभा की बात करें तो करनाल के लोग जिन्होंने अपना विधायक चुना था वो कहीं ना कहीं अपने विधायक से दूरी बनाकर रखी। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। साथ ही जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनको चुनाव से एकदम पहले मुख्यमंत्री पद से हटाना, ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो उनके विरोध में जाता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर जो विपक्षी नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर वो 9.5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते, इस प्रदेश के लोगों का भला नहीं कर पाए, तो वो सांसद बनकर क्या करेंगे। इसी बात पर हम प्रवीण जी आपसे जानेंगे, आपको क्या लगता है उनके बारे में।
देखिए, सबसे पहले तो मैं नमस्ते भारत का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि दर्शकों के ज्ञान संवर्धन के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी पहल की है। तो हम पुनः चर्चा की तरफ लौटते हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पे बात हो रही है। देखिए, मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 वर्ष तक अपना राजनीतिक शासन चलाया है। उनमें सबसे पहली बात ये रही है कि बड़ा पारदर्शिता से उन्होंने अपना शासन चलाया। लेकिन हर चीज़ के पीछे हर चीज़ की एक परछाई होती है, जिसमें पेपर की भी लीक होने की शिकायत थी। कहीं ना कहीं उनकी जो शब्दावली में कुछ विवादित पूर्ण शब्दों का भी चयन होना था। इस प्रकार से कुछ सत्ता विरोधी वातावरण, क्योंकि 9.5 साल का कार्यकाल एक लंबा कालखंड हो जाता है, जिससे लोग एक निरस्ता के शिकार हो जाते हैं। और वहीं कहीं ना कहीं किसानों के भी अंदर एक विक्षोभ की स्थिति है। और जो महत्वपूर्ण रहा कि कुछ समाज एक लंबे समय से एक आशा लगाए बैठे थे कि टिकट वितरण होगा तो उनके समाज की बागी, जिसके एक परिणाम स्वरूप उन समाजों में विक्षोभ बना, वो वोट बैंक को लामबंद नहीं कर पाए। तो यह भी एक खामियां रही है। जी, अब हम बातचीत करेंगे दिव्यांशु बुद्धिराजा, जो कांग्रेस प्लस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनके पक्ष की बात ये रहेगी कि वे एक युवा चेहरा हैं और लोगों के बीच पूरी ऊर्जा के साथ जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लगातार जो 5 सालों तक, 5 वर्षों की अगर हम बात करें, तो विभिन्न मुद्दों पर सरकार के विरोध में वो प्रदर्शन करते नजर आए अपने युवा साथियों के साथ। तो इस बारे में भी हम आपसे जानेंगे कि दिव्यांशु बुद्धिराजा के बारे में आपको क्या लगता है, वो किस तरीके से इस चुनाव में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि करनाल के लोगों का मानना है कि इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है वो त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ आगे बढ़ रहा है। दिव्यांशु बुद्धिराजा के बारे में आप क्या कहेंगे, उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, दिव्यांशु बुद्धिराजा जी स्वाभाविक है, युवा है और एक अच्छी फाइट बनाने की ओर अग्रसर हैं और अच्छे प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है नहीं कि मनोहर लाल को यदि वो कमज़ोर समझते हैं तो उनके लिए ये एक तरह से भूल करने वाली बात होगी। मुकाबला होता है और कंपटीशन चलता है, नो डाउट। इसे ये है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा जी दौड़ में कितने आगे हैं। अब बात यहाँ पर आके ठहरती है कि जिन्होंने टिकट नहीं मिला, जो टिकट नहीं ले पाए या जिन्होंने नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी लोगों को, करनाल के लोगों को उनका पता ही नहीं था भी उनको टिकट मिल जाएगी। नो डाउट, स्वाभाविक है कि उनकी रिश्तेदारी है यहाँ पर और वो उनका आना जाना भी है यहाँ पर। लेकिन दूसरे विषय में बात करें, बाहरी विषय को लेकर बात करें, तो ज़्यादातर साथी बाहर से ही हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी यदि सभी कांग्रेसी नेता एक मंच पर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फाइट नेक टू नेक फाइट बन जाएगी, बड़ी ज़बरदस्त फाइट बनने वाली है। हाँ, मनोहर लाल जी नेचुरल है कि स्वाभाविक है कि बीजेपी को एक इंतज़ार है बहुत बड़ी व्यवस्था का, वो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के पांव यहाँ पर पड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि उसने कुछ प्लस में बीजेपी जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक कांग्रेस का बुद्धिराजा जी का सवाल है, बुद्धिराजा जी को जो अब जिस तरह से उनका जो चुनाव उठ रहा ना, यदि ये चुनाव इसी तरह से उठता गया तो आने वाले टाइम, अभी 11 दिन बचे हैं, 11 दिन के अंदर बहुत कुछ, मतलब 2 दिन पहले ही तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जी, प्रवीण जी, आपका क्या इस पे मत रहेगा? देखिए, अगर हम भारतीय राजनीति के परिदृश्य में देखें तो एक लंबे कालखंड से युवा नेताओं की मांग रहती है। तो बुद्धिराजा के मामले में ये बात बड़ी सार्थक और प्रासंगिक है कि लोकसभा उम्मीदवार युवा मिला है, 32 वर्ष का युवक है और छात्र राजनीति का अनुभव भी उनके पास है और कहीं ना कहीं राजनीति में अपने विचारों की काफ़ी प्रबलता रहती है। जैसे युवा पीढ़ी है तो नई राजनीति का सूत्रपात करते हैं। युवा एक ऐसा वर्ग है, पार्टी कोई भी हो मांग सभी करते हैं, तो उनके साथ कुछ समस्याएं भी रहने वाली हैं, जैसे नए हैं और कुछ जो पार्टी के लिए, एक तो नए चेहरे की ये विशेषता होती है कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं होता, वो किसी भी प्रकार की राजनीतिक पूर्वाग्रह के शिकार होने से बचे रहते हैं, वो बेशक पार्टी के अंदर हो या दूसरी पार्टी के विरोध में।
तो ये काफ़ी एक फ्रेशर चीज़ का ये बड़ा लाभ होता है। लेकिन दूसरा, कांग्रेस का जो संगठन अभी तक नहीं बन पाया, उससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, क्योंकि अब तक कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाई, जो ये काफ़ी क्षति पहुंचाने वाली बात है। लेकिन इसके अतिरिक्त युवा काफ़ी हद तक अपनी आयु की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु बुद्धिराजे जी को मिलने वाला है, क्योंकि वो युवा हैं और युवा का युवा की तरफ आकर्षित तो होता है, और वो छात्र राजनीति से भी निकले हैं, क्योंकि छात्र राजनीति का अगला पायदान मुख्य धारा की राजनीति में। बड़ी बात जो है प्रवीण जी ने बताई है कि वो एक छात्र राजनीति से आगे बढ़े हैं और उन्हें लोकसभा का टिकट मिला है। ये उनके पक्ष की बड़ी बात है, क्योंकि उनके साथ युवा काफी संख्या में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात और निकल कर आई है, जिस तरह से कल करनाल में एक सरपंचों का बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनका समर्थन भी उन्हें मिला। साथ ही जो पिछले दिनों नाराजगी देखी गई किसानों में, लंबा संघर्ष चला सत्ता के खिलाफ, वो भी उनके पक्ष में जीत जाती हुई नजर आ रही है। वहीं उनके लिए जो बातें निकल कर आई है कि जिस तरह से कांग्रेस का संगठन जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे अभी तक नहीं है जो उनके खिलाफ जा सकता है। वहीं दूसरी बात, जैसा धर्मवीर जी ने भी कहा है कि जो टिकटार्थी थे इस चुनाव में, जो टिकट चाहते थे, उन्होंने अपने स्तर पर कार्यक्रम तो जरूर किए, लेकिन वो उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। ये एक बड़ी बात निकल कर आ रही है। वैसे बात की जाए, जिस तरह से सत्ता विरोधी वातावरण की भी यहाँ पर बात हुई है कि 9.5 वर्षों का या 10 वर्षों का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उसमें कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है कि लोग नाराज जरूर हुए होंगे, वो भी कुछ वोटर उनके साथ जुड़ सकते हैं। इसी मामले में, इसी खबर पर हम अगर बात करें तीसरे चेहरे की, जो तीसरा चेहरा है वो है मराठा वीरेंद्र वर्मा। एक बड़ा नाम है जो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव का भी उनका अनुभव रहा है। साथ ही वो रोड समाज से आते हैं, जो मराठा बनाने में जिनका एक बड़ा योगदान रहा है। एक मराठा, जो रोड मराठा हैं, उनके साथ काफी संख्या में है। तो मराठा वीरेंद्र वर्मा किस तरह से, उनके पक्ष में क्या क्या रहने वाला है, वो हम आपसे जानेंगे कि आपको क्या लगता है कि वो त्रिकोणीय फाइट दे पाएंगे। देखिए, मराठा वीरेंद्र वर्मा जी जो है ना, सबसे बड़ी बात तो है कि वो स्थानीय है, करनाल के रहने वाले हैं। वो एक अलग बात है कि वो किसी एक पार्टी में नहीं टिक पाए, अभी तक बदलते रहते हैं पार्टियां। लेकिन एक यदि समाज की बात करें तो वो एनसीपी से है, तो इनेलो का भी उनको समर्थन है, और पार्टी है 2-3 उनका भी उनको समर्थन है। लेकिन अब बात रही कि अब वो इस जो है ना, एक कई बार वो हार भी लिए हैं, तो उसकी एक थोड़ी बहुत ही सहानुभूति की लहर उनकी तरफ आ सकती है कहीं ना कहीं। बाकी चुनाव के अभी 10-11 दिन बचे हैं, इस बीच वो क्या नया जो शतरंज खेलते हैं, या क्या व्यवस्था कार्य रूप में परिणत करते हैं, या परिशोधित परिमार्जित और जो राजनीति है उसको लेकर कितना अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, ये तो देखो समय ही बताएगा, और असली बात पता लगेगी 4 जून। जी जी, तो प्रवीण जी, आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से मराठा वीरेंद्र वर्मा इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या उस बारे में कहना चाहेंगे? चर्चा के प्रारंभिक उद्बोधन में इस बात को रेखांकित किया था कि कुछ समाज बहुप्रतीक्षित थे कि उनको बड़ी पार्टियों से टिकट मिलेगा। उसमें से रोड समाज भी एक था कि भाजपा से टिकट मिले, भाजपा से ना मिले तो कांग्रेस से मिले, कांग्रेस से भी ना मिले। तो निर्विकल्पता की स्थिति में एक विकल्प बनकर आगे आना मराठा वीरेंद्र वर्मा के लिए प्लस पॉइंट है। तो दूसरा, वो समाज के बड़े चेहरे हैं और उनका एक निश्चित वोट बैंक भी है, क्योंकि लंबे कालखंड से लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास है, समर्थकों की लंबी फौज भी उनके पास है, और कहीं ना कहीं समाज को भी अपना आक्रोश अभिव्यक्त करने के लिए एक उम्मीदवार भी मिला। तो साथ में साथ उनके पास INLD और सर्वहित पार्टी जो आर्य समाज की विचारधारा से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ऐसे कहीं घटक दल भी उनके साथ जुड़े हैं जिनका उनको प्रत्यक्ष तौर पर बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक व्यक्ति लंबे समय से चुनावी संघर्ष कर रहा है, और उस संघर्ष में कहीं ना कहीं व्यथित मन हो जाता है जब पराजय बार बार उनके आगे आती है।
तो कहीं ना कहीं सहानुभूति भी एक बड़ा फैक्टर मराठा वीरेंद्र वर्मा के चुनाव में बनने वाला है। जी, तो एक साफ तौर पर ये बात निकल कर आई है कि ये जो चुनाव है इसमें त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहीं दिव्यांशु बुद्धि राजा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो जिस तरह से एनसीपी, आईएनएलडी और सर्वहित पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा, और उनके साथ साथ जिस तरह से बात निकल कर आई है कि वो रोड समाज से आते हैं, और आईएनएलडी का भी इस प्रदेश में इस लोकसभा क्षेत्र में काफी प्रभाव रहा है, क्योंकि उनकी सरकार रही है लंबे समय तक, तो उनका एक निश्चित वोट बैंक है। साथ ही जो एक सहानुभूति जिसे कह सकते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा के पक्ष में, वो भी जरूर है, क्योंकि रोड समाज कहीं ना कहीं शुभ जरूर है, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को टिकट मिलेगा या कांग्रेस उन्हें टिकट देगी। कांग्रेस गठबंधन से हालांकि उनकी चर्चा चल रही थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक लिस्ट भी जारी हुई थी जिसे बाद में फेक बता दिया गया, उसमें मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम था, और चर्चा ये चली थी कि उनका चुनाव लड़ना कांग्रेस गठबंधन की तरफ से निश्चित है, लेकिन वो बाद में उसको कांग्रेस संगठन की तरफ से कहा गया कि ये फेक लिस्ट है, और बाद में दिव्यांशु बुद्धि राजा का नाम इस चुनाव के लिए आया। तो वहीं हम इसमें जो विरोध की बात है तो वही यही कहेंगे कि मराठा वीरेंद्र वर्मा बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं, और इससे कोई ज़्यादा उनके विपक्ष में बात नहीं हो सकती। अगली बात हम आपसे करेंगे जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, सरदार इंद्रजीत सिंह नवजोत, असंध क्षेत्र के रहने वाले हैं, सिख समाज से आते हैं। बताया जा रहा है कि वो सिखों की वोट के साथ साथ काफ़ी संख्या में बीएसपी का जो वोट बैंक है, एक निर्धारित वोट बैंक लगातार पिछले चुनावों में भी बीएसपी के कैंडिडेट को मिलता रहा है। तो अब वो कितना एकजुट नजर आता है उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है कि बीएसपी कुछ वोट, अच्छे वोट ले पाएगी? जैसे कि आपने कहा है अभी कि निश्चित जो वोट बैंक है बीएसपी का वो है, इसमें कोई दवाई नहीं है। वो मजबूत वोट है, वो आसानी से टूटने वाला नहीं है, लेकिन जितना भी है वो मजबूत वोट बैंक है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है। इंद्रजीत सिंह नवजोत जी अभी किस क्षेत्र में कितने सक्रिय थे वो तो आप लोगों को पता ही है। बाकी दूसरी बात यह है कि सिख वोट उनकी तरफ कितने आते हैं ये देखने का विषय है, और यदि सिख वोट उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं तो रिजल्ट कुछ और ही होने वाला है, ये स्थिति है। जी जी, प्रवीण जी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जो चौथे कैंडिडेट हैं बीएसपी के? देखिए, जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, बसपा एक ऐसे कैडर की पार्टी है जो माननीय कांसीराम जी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की संकल्पना को सार्थक करने में विश्वास रखती है, और ये कोई मतदाता नहीं, एक विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, और ये निश्चित वोट बैंक है जो मतलब किसी भी परिस्थिति में इधर उधर नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा ये मिलने वाला है इंद्रजीत सिंह को कि उनका जो वोट बैंक है वो निर्धारित है, वो जितना इस वोट बैंक से ऊपर बढ़े तो उनके लिए और भी अधिक बेहतर हो सकता है। जी, तो जिस तरह से बात निकल कर आई है कि इंद्रजीत सिंह नवजोत सिखों के वोट कितने ले पाते हैं, वही एक निर्धारित वोट बैंक बीएसपी का है, उसमें वो सेंध लगाने में जरूर कामयाब होंगे। लेकिन जिस तरह से किसानी संघर्ष चला उसमें जो सिख समाज, जो ये कहिए कि जो किसानी से जुड़े हुए लोग थे, वो काफ़ी सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते रहे। वो किस ओर जाएगा वो आने वाला समय बताएगा। वहीं जो हमें लगता है कि जो एक कैंडिडेट और हैं जेजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का सुख भोग रही थी 4.5 वर्षों तक, उसके कैंडिडेट है देवेंद्र कादियान, जाट समाज से आते हैं। कितने वोट इस चुनाव में वो जाट समाज के ले पाएंगे या अन्य समाज के ले पाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। धर्मवीर जी, क्या लगता है देवेंद्र कादियान कितना इफेक्टिव हो सकते हैं इस चुनाव में? देखिए, देवेंद्र कादियान जी भी एक उभरता चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है,
जेजेपी के साथ रहे हैं, वो एक अलग बात है कि जेजेपी सरकार के साथ रही है, लेकिन जो जेजेपी से जनता को उम्मीदें थी, जेजेपी उस काम को पूरा नहीं कर पाई, ज़्यादातर काम वो पूरा नहीं कर पाई। इसलिए कुछ लोग के ज़्यादातर अधिकतर लोग जेजेपी से नाराज हैं। बाकी वो एक अलग बात है कि उनका अपना व्यक्तित्व है, देवेंद्र कादियान जी का, उनका अपना रसूख है, अपना व्यक्तित्व है। वो इस चुनाव को किस दिशा में लेकर के जाते हैं, ये समय बताएगा। जी प्रवीण जी, आपको क्या लगता है जो जेजेपी के कैंडिडेट हैं? देखिए सर, प्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी को जो वोट मिली थी वो कहीं ना कहीं भाजपा से आक्रोशित वोट बैंक था जो जजपा पे गया था। लेकिन अहम मौके पर 4.5 साल सत्ता सुख भोगने के बाद ये पार्टी ने अलविदा भाजपा से कह दिया, तो कहीं ना कहीं एक विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं पार्टी के पास कि वो किन मुद्दों पर सरकार की आलोचना करे तो सरकार का हिंसक है, और आलोचना करे तो किस आधार पे करे, क्योंकि कल तक वो भी उसकी सहभागी थे। तो कहीं ना कहीं जो इस पूरे मामले में निर्णायकता रहेगी वो उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर रहेगी। उनका व्यक्तित्व कितनी सक्रियता से उन्होंने विगत 5 वर्षों में कार्य किया, ये जितनी भी उनके पास मतदाता होंगे, वोट बैंक होगा, वो उनका खुद का होगा। क्योंकि आज संकटकालीन परिस्थितियों में पार्टी, क्योंकि विधायक भी भाग रहे हैं, तो एक वोट बैंक बड़ा संकटमय परिस्थितियों में है। कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत ही जनाधार चलेगा जो उन्होंने 5 वर्षों में कमाया है। लेकिन लोकसभा का क्षेत्र काफ़ी विशाल हो जाता है। उन्होंने कहीं ना कहीं विधानसभा को लेकर अपनी तैयारियां की थी, तो लोकसभा का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है, ताकि उसमें विस्तार करने में भी काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी बात निकल कर आई है कि देवेंद्र कादियान, हालांकि उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 2019 के चुनाव में वो जेजेपी की टिकट पर पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। महिपाल ढांडा से वो हार गए थे, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे थे। अभी फिलहाल बात यही है कि जिस तरह से जेजेपी के विधायकों में कहीं ना कहीं नाराजगी है, उनके जो बड़े नेता हैं वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, जिसका उन्हें नुकसान हो सकता है। फिलहाल वो अपनी मौजूदगी भी पूरी तरह से नहीं दर्शा पाए हैं पूरे करनाल लोकसभा क्षेत्र में। लब्बो-लबाब यही है कि इस परिचर्चा में जो मनोहर लाल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, दिव्यांशु बुद्धिराजा और मराठा वीरेंद्र वर्मा, इन तीनों कैंडिडेट में एक बड़ी फाइट नजर आ रही है। चुनाव किस ओर जाएगा ये 20 मई के बाद कुछ स्पष्ट होगा। फिलहाल हमने आपके साथ चर्चा की है कि इन कैंडिडेट के पक्ष में क्या क्या है और विरोध में क्या क्या है, उसको लेकर हमने एक सार्थक परिचर्चा करने का प्रयास किया है। इस परिचर्चा पर आप अपनी राय जरूर दें, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ इस खबर को शेयर जरूर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए करनाल।